घर में रहो, सुरक्षित रहो। बच्चों, आज हम लोग संचयन भाग 1 पाठ 3 कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पढ़ेंगे। लेखक है के विक्रम सिंह। अब इस पाठ में के विक्रम सिंह क्या बताने के लिए कोशिश करते हैं, कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी नाम क्यों रखा गया, किस तरह से, कौन सा काम ऐसा किया, उसके संदर्भ में देखते हैं कि विक्रम सिंह हमें अपने ऊनाकोटी की यात्रा के बारे में बताने की चेष्टा करते हैं। इस पाठ में खुद ही यात्रा की है। लेखक पहले तो अपने बारे में बताता है कि वह किस तरह दूसरों से अलग है, और फिर एक दिन लेखक को दिल्ली की एक सुबह के भयानक मौसम को देखकर अचानक ऊनाकोटी की याद आ गई थी। कहाँ? दिल्ली की मौसम को देख करके पहले जो यात्रा किया था ऊनाकोटी की, वो ऊनाकोटी की याद आ जाता है। लेखक ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस पाठ में अपनी पूरी यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ऊनाकोटी क्यों गया था, ये भी एक क्वेश्चन है। लेखक ऊनाकोटी क्यों गया था? ऊनाकोटी तक पहुंचाने तक लेखक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और लेखक किन किन लोगों से मिला, ऊनाकोटी के बारे में लेखक को क्या पता चला, और इस पाठ के शीर्षक कल्लू कुम्हार के बारे में लेखक को क्या पता चला, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस पाठ को पढ़कर हम अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं इसका सारांश तो बताता हूँ, लेकिन खुद भी घर में इस पाठ को एक बार नहीं 2-2 बार अच्छी तरीके से पढ़ करके समझना है, जो इस पाठ में लेखक क्या चेष्टा किया है बताने का। अब देखते हैं ऊनाकोटी का सारांश क्या है, क्या पाठ में बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं विक्रम सिंह। लेखक ध्वनि का एक अनोखा, ध्वनि आवाज़ साउंड, उसका अनोखा गुण बताते हुए कहता है क्या कि एक क्षण में ही आपको किसी दूसरे ही समय संदर्भ में पहुंचा सकती, दूसरे जगह में पहुंचा सकती। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखक यहाँ हमें यह समझाना चाहता है कि जब हम कभी कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक ही कोई तेज आवाज़ हो तो हम हड़बड़ा जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता है। हम पढ़ते हैं और पीछे से कोई आकर के ज़ोर से आवाज़ कोई अगर देता है तो क्या होता है? हड़बड़ाहट हो जाती है, आश्चर्य हो जाता है, और कुछ समय के लिए कभी कभी तो भूल भी जाते हैं जो कि मैंने क्या पढ़ रहा था। ऐसा भी स्थिति कभी आता है, हम क्या काम कर रहे थे ये भी भूल जाते हैं। लेखक अपने बारे में कहता है कि उन लोगों में से नहीं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक सुबह की सैर के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर वहां बने मकबरों को निहारते हैं, देखते हैं, और अपनी मेम साहबों के साथ में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। लेखक तो आमतौर पर अक्सर सूर्योदय के साथ उठता है। कब? जब सूर्योदय होने लगता है तब उठता है, फिर अपनी चाय खुद बनाता है, और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी आलस से भरी हुई सुबह का मजा लेता है। लेखक कहता है कि अक्सर अखबार की खबरों पर उसका कोई ध्यान नहीं होता, कोई ध्यान नहीं जाता। उसका अखबार पढ़ना तो सिर्फ दिमाग को किसी कटी पतंग की तरह ऐसे ही हवा में तैरने देने का बहाना है। ऐसे मनोरंजन के लिए वो अखबार लेकर के पढ़ लेते, पढ़ने का मन नहीं रहता है। लेखक किसी एक दिन की सुबह का वर्णन करता हुआ कहता है क्या, एक दिन का, कि उस दिन अभी लेखक की वह शांतिपूर्ण दिनचर्या शुरू ही हुई थी। दिनचर्या प्रत्येक दिन का सिलसिला वो शुरू ही हुआ था, उसमें एक बाधा पड़ गई।
रुकावट पड़ गई। उस सुबह लेखक एक ऐसी कान को फाड़ कर रखने वाली तेज आवाज के कारण जगा। सुबह में इतना जोर से आवाज हो रहा था जिसके कारण वो सुबह सुबह जग गया, नहीं तो उसका सूर्योदय के समय ही जागना है। अब वो जब वो कान फाड़ो आवाज के कारण जब सुबह जल्दी जग गया तो यह आवाज इतना था तोप दगने और बम फटने जैसी लग रही थी। उस आवाज को सुनकर लेखक को लगा कि गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो गई। इतना जोर से जो आवाज़ सुनाई दिया, लेखक ने खुदा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ा था। दरअसल यह तो सिर्फ स्वर्ग में चल रहा देवता का कोई खेल था जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। आकाश में बादल लगा था, बारिश होने वाली थी, तो वो बादल के गर्जन था या कोई बम या तोप के गोले की आवाज़ नहीं थी। अब खिड़की के बाहर जब ये झांकते हैं लेखक, तो लेखक ने देखा कि आकाश में बादलों से भरा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सेनापति द्वारा छोड़ दिए गए सैनिकों या सैनिक आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस तांडव, इस लीला को गर्जन तर्जन ने लेखक को 3 साल पहले, लेखक को कितने साल पहले, तो 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम की याद दिला दी थी। उससे 3 साल पहले वो ऊनाकोटी यानी त्रिपुरा जाकर के घूम करके आए हुए थे। जो वहाँ का मौसम वातावरण था, ठीक मौसम और वातावरण आज के दिन में है, इसलिए उनको वो ऊनाकोटी का याद आ गया। वह 3 साल पहले दिसंबर 1999 में ऑन द रोड, रास्ते के मार्ग से, सड़क वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में, कहाँ, तो त्रिपुरा में, वो राजधानी अगरतला गया था टीवी श्रृंखला सीरियल बनाने के लिए। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। 34% से ज़्यादा, 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर दूसरे राज्यों की अपेक्षा भी खासी ऊंची है। लेखक इसकी सीमा के बारे में बताते हुए कहता है कि यह 3 तरफ से, कितने, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, भारत के साथ ऐसे स्थान से जुड़ा हुआ है जहां पर किसी को पहुंचना आसान नहीं है। बांग्लादेश से लोगों को बिना अनुमति के त्रिपुरा में आना और यहीं बस जाना जबरदस्त है। वहाँ पर अब ज़्यादा जनसंख्या जो है बांग्लादेश से आकर के बैठने वालों का ही है। वैसे हर जगह से, हर प्रांत से लोग आए हुए हैं, लेकिन खास बांग्लादेश से आकर बैठने वालों की जनसंख्या काफ़ी है और इसे यहाँ सामाजिक रूप से स्वीकार भी किया गया। वहाँ के लोग भी जगह दिए, स्वीकार कर लिए। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। लेखक इसी को मानता है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का त्रिपुरा प्रवास यहाँ होता ही है, वहाँ से भी लोग आकर के रहते हैं। लेखक कहता है कि पहले के 3 दिनों में उसने अगरतला और उसके आसपास ही शूटिंग की, दूर में नहीं गया। जहाँ लेखक शूटिंग कर रहा था वह स्थान कभी मंदिरों, महलों के रूप में जाना जाता था। पहले त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने और यहीं बस जाने से कुछ समस्या तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके कारण यह राज्य विभिन्न धर्मों वाले समाज का उदाहरण भी बना है। एक धर्म का नहीं, कई धर्म के लोग आकर के यहाँ पर अब रहना शुरू कर दिए हैं। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। 4 बड़े जो बड़े बड़े धर्म हैं उस सबका प्रतिनिधित्व यहाँ है। लेखक कहता है कि अगरतला में शूटिंग के बाद उन्होंने त्रिपुरा का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा। राजमार्ग कितना, 44, और टिलियामोरा जगह है,
टिलियामुरा कस्बे में जा पहुंचा। उस जगह में गया। लेखक की मुलाकात वहाँ में रहने वाले एक हेमंत कुमार जमातिया से हुई। क्या नाम था? हेमंत कुमार जमातिया, जो वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध लोक गायक थे। और उन्हें 1996 में 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। और वह जिला परिषद ने लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का प्रबंध किया। त्रिपुरा के लोग अभी दिखावटी दुनिया से दूर थे। वे अपने रीति रिवाजों को ही मानते आ रहे हैं। भोजन करने के बाद लेखक ने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वो लोग गायक भी थे। तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया जमातिया, जो कि ठीक है। तो उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति से भरा एक गीत गाया। गीत गा करके सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक से हुई। एक तो जमातिया और दूसरा एक और गायक से होता है। उस गायक का नाम क्या था? मंजू ऋषिदास। वो मंजू ऋषिदास से जान पहचान होता है, वो भी एक गायिका। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, जो जूता सिलाई करने का काम करता है, उसका एक जाति है। वो समुदाय से वो आता है। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोग थाप वाले, यानी वाद्य जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, इसका भी मरम्मत भी करता है और नया बनाता भी है। ये भी काम है। मंजू ऋषिदास के बारे में लेखक बताते हैं कि मंजू ऋषिदास एक बहुत ही आकर्षक महिला थी और वह एक रेडियो कलाकार भी थी। रेडियो कलाकार होने के अलावा वे नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वो वार्ड मेंबर भी थी वो एक, यानी उसके मन में वो काम अपने समाज की सेवा करने का भी एक जज्बा था, इच्छा था। लेखक कहता है कि मंजू ऋषिदास भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, उतना जितना पढ़ी लिखी होनी चाहिए उतना पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वे अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी कि साफ पानी के पीने के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। उन्होंने ही वहाँ ये काम किया था। मंजू ऋषिदास ने एक साफ पानी का कैसे यहाँ तक लाया जाएगा और लोगों तक पहुँचाया जाए, इसलिए ये काम ये मुख्य रूप से उन्होंने किया। त्रिपुरा के उस मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले जहाँ पर हिंसा हो रही थी, टिलियामुरा वहाँ की आखिरी जगह थी। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से लेखक ने निवेदन किया कि वे लेखक की पूरी यूनिट को घेरेबंदी में चलने वाले यात्रियों के दलों के आगे आगे चलने दें, सुरक्षा देने के लिए। जहां इनका टीम था वो टीम से आगे यानी सीआरपीएफ का गाड़ी जाएगा और पीछे इनका गाड़ी रहेगा, यानी सुरक्षा के लिए। लेकिन लेखक मान नहीं रहे थे। ना नुकुर करने के बाद वे इसके लिए लेकिन तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने लेखक के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त थी कि लेखक और लेखक के कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारों से भरी गाड़ी में चलना होगा और यह काम लेखक और लेखक के कैमरामैन को अपने जोखिम पर करना होगा। लेखक मनु कस्बे के बारे में बताता हुआ कहता है कि त्रिपुरा के प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी है। नदी का क्या नाम है? मनु नदी, जिसके किनारे स्थित मनु एक छोटा सा गांव भी है। जिस वक्त लेखक और लेखक की यूनिट मनु नदी को पार जाने वाले पुल पर पहुंची, तब शाम हो रही थी और लेखक उस शाम का सुंदर वर्णन करता हुआ कहता है कि शाम को सूरज की सुनहरी किरणों को मनु नदी के जल पर बिखरा हुआ, जब सूरज उगता है तो उस सूरज का रोशनी उस पानी पर जब पड़ता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मनु नदी के पानी में अपना सोना उड़ेल रहा है।
यानी उसका रंग भी सोने के रंग के जैसा हो गया था। लेखक कहता है कि अब वे सब उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ के लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक गतिविधि अब वहाँ अगरबत्ती बनाने के लिए बांस की पतली, वो अगरबत्ती जो बनता है उसके अंदर जो बांस की पतली सींकें तैयार करना है, वो सींकें तैयार होती है। अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सींकें तैयार करने के बाद अगरबत्तियां बनाने के लिए उन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तर त्रिपुरा पहुंचने के बाद लेखक ने वहां के जिलाधिकारी से मुलाकात की। वह जिलाधिकारी केरल से आया हुआ एक नौजवान निकला। उसके बारे में लेखक बताता है कि वह जिलाधिकारी बहुत तेज, सभी से अच्छी तरह मिलने वाला और उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था वो जिलाधिकारी। जब लेखक और वह जिलाधिकारी चाय पी रहे थे, उसी दौरान जिलाधिकारी ने लेखक को बताया टीपीएस तरु पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में किस तरह से विकसित किया और अच्छे खासे लोगों को ये अच्छा लगा। खासकर वह उत्तरी जिले में किस तरह से सफलता मिली है। त्रिपुरा से टीपीएस को अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल इन स्टेट को भेजा जाता है, बल्कि अब ये बाहर भी जाता है। ये सीड्स बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम इन देशों को भी बाहर भेजा जाता है। जिलाधिकारी ने अचानक लेखक से पूछा कि क्या वह उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। तो जिलाधिकारी ने लेखक को उनाकोटी के बारे में आगे बताते हुए कहा कि उनाकोटी भारत का सबसे बड़ा तो नहीं परंतु सबसे बड़े भगवान शिव के तीर्थों में से एक जरूर है। जिलाधिकारी कहता है कि यह जगह जंगल में काफ़ी भीतर है। कहाँ? उनाकोटी। हालांकि जहाँ लेखक और उसकी यूनिट अभी थी, वहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर ही था। जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे वहाँ से ये उनाकोटी मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर ही था। फिर भी अब तक जिलाधिकारी ने उनाकोटी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया था। लेखक के इस जगह का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका था। टिलियामोरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद तो लेखक अपने आप को कुछ ज़्यादा ही साहसी महसूस करने लगा था, क्योंकि टिलियामोरा से मनु तक की यात्रा बहुत खतरनाक थी और लेखक उसे पार कर चुका था। तो उसे लगता है कि वह टिलियामोरा से मनु तक की यात्रा तो कर सकता है, तो उनाकोटी पहुंचने के लिए जंगल पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेखक हमें उनाकोटी के बारे में बताता हुआ कहता है कि उनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। लेखक कहता है कि एक काल्पनिक कथा के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। किसकी? तो शिव की। यहाँ पहाड़ों के अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। एक बहुत विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के उतरने की पौराणिक कथा को भी चित्रित किया गया है। बड़े चट्टान के ऊपर गंगा के पृथ्वी पर उतरने के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसी वजह से भगवान शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। लेखक कहता है कि यहाँ पर भगवान शिव का चेहरा एक पूरी चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई, इतनी बड़ी जटाएं जो बनाई हुई। भारत में सिर्फ शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति। लेखक कहता है कि यहाँ पूरे साल बहने वाला एक झरना पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही प्रत्येक शब्द के अनुसार ही देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। यह लेखक के कहने का अर्थ है कि यहाँ हर कदम पर आपको किसी न किसी
देवी देवता की मूर्ति जरूर मिल जाएंगी। लेखक कहता है कि ऊनाकोटी में बनी आधार मूर्तियों का निर्माण किसने किया यह अभी तक पता नहीं किया जा सकता है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। कौन था? कल्लू कुम्हार। वह माता पार्वती का भक्त था और भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। कहाँ? कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, परंतु भगवान शिव उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। किसको? कल्लू कुम्हार को। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार तो हो गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने कल्लू के सामने एक शर्त रख दी। वो शर्त क्या थी? कि वह शर्त यह थी कि उसे एक रात में शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी, एक रात में। और वो धुन का पक्का काम करने में काफ़ी उसने तैयार हो गया। हाँ, हम बना लेंगे। कल्लू अपनी धुन का पक्का व्यक्ति था, इसलिए वह इस काम में जुट गया और बनाया। लेकिन आखिरी में जब गिनती किया तो वो शिव की मूर्तियों में एक कम निकला। वो 1 करोड़ में, रात भर में 1 करोड़ में एक कम मूर्तियां ही बना सका। तो इसलिए वो ऊनाकोटी जो है वो इसी के नाम से जानता है, कल्लू कुम्हार के नाम से ही जानता है। और वहाँ पर 1 करोड़ से कम यानी शिव की सिर्फ मूर्तियाँ। तो आज के लिए इतना ही इस पाठ में। फिर दूसरे दिन दूसरे पाठ लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।